अख्तर मेंगल साहब की पार्टी ने एक प्रोग्राम किया कोयटा में, और वो उनके वालिद अता मेंगल साहब के हवाले से उनकी बरसी पे प्रोग्राम होता है, और कोयटा में ये प्रोग्राम था। उसके बाद एक खुदकुश धमाका हुआ है। ये इस साल दूसरा मौका है पिछले चंद महीनों में कि अख्तर मेंगल साहब के ऊपर खुदकुश हमला किया गया है, और खुदकुश हमले में 13 अफराद अब तक शहीद हुए हैं, और कई लोग जो ज़मीन पे वहाँ गिरे हुए थे, जो देखा गया उस वक्त, वो बहुत बड़ी तादाद में। वहाँ ज़ख्मियों के बारे में बताया जा रहा है कि लगभग दर्जनों लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं इस खुदकुश धमाके के नतीजे में। कुछ लोग कह रहे हैं 30 से ज़ायद हैं, कुछ लोग 40 का फिगर बता रहे हैं। लेकिन जो मकामी सहाफ़ी हैं उनका ये कहना है कि अख्तर मेंगल के एक करीबी साथी हैं BNP मेंगल के साजिद तरीन साहब, ये नायब सदर हैं, और ये भी इस वाक़े में 13 अफराद के साथ शहीद हो गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा लखपास के मकाम पर जब अख्तर मेंगल साहब धरना देकर बैठे हुए थे और कोयटा में आना चाहते थे, तो वहाँ पे भी एक खुदकुश धमाका हुआ था और उसमें भी कुछ नुकसान हुआ था। अब ये खुदकुश धमाका होना, इसके नतीजे में लोगों का शहीद होना, एक्चुअली अख्तर मेंगल साहब की लड़ाई तो इस वक्त रियासत के साथ है, लेकिन क्या इस मौके से कोई और फ़ायदा उठाना चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है जो मौजूद रहेगा जब तक कि गैर जानिबदाराना इंक्वायरी नहीं होती। पता नहीं चलता कि वो कौन है जो अख्तर मेंगल साहब को खुदकुश हमले में निशाना बनाना चाहता है। वहाँ पे अख्तर मेंगल साहब के अलावा महमूद अचकज़ई और दाऊद शाह काकड़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, ये लोग भी मौजूद थे, और इनके निकलते ही फौरी तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि विद इन मिनट्स ये धमाका हुआ है। जैसे ही ये लोग निकले वैसे ही धमाका हो गया, और ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि इसमें मुमकिन तौर पे अख्तर मेंगल को टारगेट किया जाना था। खुशकिस्मती से वो भी महफूज रहे, महमूद खान अचकज़ई भी महफूज रहे और दाऊद शाह काकड़ भी महफूज रहे। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 13 लोग इसमें शहीद हो गए। अब अख्तर मेंगल साहब ने क्या कहा इस दिन, ये मैं आपको बता दूं। डॉक्टर मारंग बलोच को 3 MPO के तहत कैद किया हुआ है और 4 माह से उन्हें रिमांड पर रखा हुआ है। क्या मुल्क 2 लख्त करने वालों का कभी रिमांड दिया गया? क्या आइन तोड़ने वालों का रिमांड दिया गया? क्या मार्शल लॉ लगाने वालों का रिमांड दिया गया? ये तल्ख सवालात हैं जो अख्तर मेंगल साहब ने पूछे। उन्होंने कहा हमारी माओं और बहनों के सर से दुपट्टे उठाकर उन्हें पाबंदे सलासल किया जाता है। हमारे अकाबरीन इस धरती पर मौजूद नहीं है, इसलिए गीदड़ भी शेर बन गए हैं। आज सूबे के वारिस वो बने हैं वल्लाह जिनके घर से एक मुर्गी भी शहीद नहीं हुई। ये वो जो सूबे के अंदर जिनको हुकूमत बनाकर दी गई है, ये लोग तो जाली हुकूमत है और जाली किस्म के सियासतदान हैं। एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठ के इन्होंने हमेशा इक़्तिदार हासिल किया है। संजरानी साहब आपको याद है एस्टेब्लिशमेंट के चेयरमैन सेनेट थे। फिर काकड़ साहब को बनाया गया बाकायदा वज़ीर आज़म निगरान, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। अभी बुगटी साहब जो है ये पुराने एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, और इस वक्त इनको बनाया गया वज़ीर आला बलूचिस्तान। इस बारे में बात कर रहे हैं। फिर अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि आज जिसको जमहूरी दौर कहा जा रहा है, इसमें आप तकरीर करो तो आपके ऊपर FIR काट दी जाती है कि आपने रियासत मुखालिफ तकरीर की है। और भाई तुमने किस जानवर का नाम रियासत रखा हुआ है? काफ़ी जज्बाती खिताब किया अख्तर मेंगल साहब ने, और उनके ऊपर फिर उसके बाद हमला हुआ, और उस हमले के नतीजे में जो है वो 13 लोग शहीद हुए। अब इस तरफ से तो कोई बात नहीं आ रही, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए हैं या वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट से खबरें लेकर चलाते हैं, उन लोगों ने एक लाइन पकड़ ली और वो ये कह रहे हैं कि अख्तर मेंगल पे 2 हमले हुए, अख्तर मेंगल क्यों नहीं मारे गए। अब वो ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि अख्तर मेंगल नहीं मारे गए, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि शायद ये अख्तर मेंगल की कोई साजिश है, या ये जानबूझ के हरकतें कर रहे हैं और बलूचिस्तान के हालात ख़राब करना चाहते हैं। और साथ उनका ये कहना है कि शायद लोग इनकी बात नहीं मान रहे, इसलिए अब ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अब ये प्रोपेगेंडा करना ये और ज़्यादा अफसोसनाक होता है। एक सूबा है जो रियासत कंट्रोल नहीं कर पा रही, रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम है, वहाँ पर जो जाली हुकूमत बनाई गई वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आज बलूचिस्तान का कोई माई बाप नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, वहाँ से सिर्फ मादनियात निकलती हैं और वो मादनियात बगैर किसी तातुल के जाती हैं बाहर, सिर्फ उनका ख्याल रखा जाता है। इंसान की ज़िंदगी की वहाँ कोई कीमत नहीं है। जो ज़ायरीन जाते थे ईरान, वो नहीं जा सकते ज़मीनी रास्ते से, रास्ते बंद कर दिए गए। आप रात के वक्त वहाँ पे कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, दिन के वक्त भी आपने जाना तो सिक्योरिटी का आपका बंदोबस्त होना चाहिए। तो हंसते बसते बलूचिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया गया। और अब जो लोग बलूचिस्तान के रहने वाले एहतजाज करते हैं उनको पकड़ के या तो अंदर डाल देते हैं, या इस किस्म की हरकतें उनके साथ हो रही हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। रियासती इदारों को और रियासत को ये सोचना पड़ेगा कि इस किस्म के कत्लो गारत गिरी से ना माजी में कभी फ़ायदा हुआ है,
ना अब किसी किस्म का कोई फ़ायदा होने का इम्कान है। इमरान खान साहब की बहनें उनको दोबारा मिलने के लिए गई थी, क्योंकि आपको पता है कि कल मंगल का दिन था। वो सारा दिन बेचारी वहाँ पे इंतज़ार करती रही, सुबह से शाम हो गई, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और रात के तक उन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद फिर वो वहाँ से मायूस होकर लौट गई। मुज़ाहमत की एक मिसाल कायम की है इमरान खान की बहनों ने। वहाँ हलीमा खान अकेली दीवार पे बैठी रही बहुत देर तक। कारकुन पहले आए, उन्होंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन रात गए फिर हलीमा खान वापस गई वहाँ से, जब उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। एक मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब का एक ट्वीट भी बाहर आया बैरिस्टर गौर के ज़रिए। अब ये जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया, इसके बारे में बेशतर लोग ये कहते हैं कि ये एडिटेड है, यानी जो इमरान खान साहब ने पिछले ट्वीट के अंदर एक रवैया अपनाया था उसका कुछ भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। और उससे जो पिछला ट्वीट था वो क्योंकि एक और साहब गए थे मिलने के लिए, तो तब भी चीज़ें काफ़ी गायब थी बीच में से। तो जिस दिन इमरान खान की बहनें मिलती हैं ना, उस दिन आती है असल खबर बाहर। जिस दिन इमरान खान को कोई उनका करीबी साथी मिलता है ऐसा जो कुछ बहादुर हो, या इमरान खान की बहनें मिलें, या ज़्यादा लोग मिल जाएं, या जिस दिन मीडिया इमरान खान साहब से मिल जाए, या जिस दिन अदालत में इमरान खान साहब का केस लग जाए, उस दिन सारी खबरें बाहर आ जाती हैं। उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी कि जब तक एक्सटेंशन के मामला हल नहीं हो जाते तब तक के लिए रोका जाए फिलहाल। तो हलीमा खानम की मुलाकात नहीं करवाएगी। अब जो ट्वीट है वो पढ़ के आपको सुनाया दूँ, ये बातें तो इमरान खान साहब ने की हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले ट्वीट को अगर आप इमरान खान के पढ़ें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की बातें तो हैं लेकिन एडिटेड है, यानी इनको थोड़ा सा सेंसर किया गया है। और वो देखे ना, इतना ही हर एक की पसली तो नहीं होती ना कि हर चीज़ लाके बाहर बता दे। इमरान खान तो कहते हैं, मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूं कि वो मुल्क भर में जारी अफसोसनाक सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम में हमेशा की तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तहरीक इंसाफ भी सैलाब ज़दगान के लिए बिला तफरीक अपना किरदार अदा करे। ये बहुत अच्छी बात की इमरान खान साहब ने। इस वक्त सबको तवज्जो जो है वो सैलाब मुतासरीन की तरफ रखनी चाहिए। मैं हमेशा मौसमियाती तब्दीलियों और उनसे आने वाले नुकसानात के हवाले से शऊर उजागर करता रहा हूँ। हमने पहले खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी शुरू करवाया और वफाकी हुकूमत में आकर 10 बिलियन ट्री सुनामी शुरू करवाया। इसके साथ मुतअद्दिद छोटे, दरमियाने और बड़े दर्जे के डैम्स और नेशनल पार्क समेत ऐसे अहम माहौलियाती हिफाजत के मनसूबे शुरू करवाए जो माहौलियाती तबाही में कमी का बायस बने। दरख्त ही माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ऐसे मनसूबों पर तेज़ी से काम करना कौमी तरजीह होनी चाहिए। ये मैं गुज़िश्ता कई सालों से ये चीख रहा हूँ। इमरान खान साहब शायद वो पहले आदमी हैं जो ये बात कर रहे थे, बल्कि मैं अपने ज़ाती हैसियत में हर साल पाकिस्तान में हम ये कोशिश करते हैं दोस्तों के साथ मिलकर कि जितने ज़्यादा हों दरख्त लगाए जाएँ। और भी बहुत सारे लोग हैं वो करते हैं, कुछ गुलकार हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करते हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। हुकूमतों की पूरी शमूलियत होनी चाहिए, पूरे निज़ाम को ये काम करना चाहिए और फिर दरख्तों को संभालना भी चाहिए। पाकिस्तान में यूरोप जैसा मौसम नहीं है कि बार बार बारिशें हों। आपको जो दरख्त लगाना है उसको आपको संभालना भी पड़ता है। कम से कम एक साल आपको उनका ख्याल रखना पड़ता है, या चंद महीने तो ज़रूर ख्याल रखना पड़ता है। फिर कटाई जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, दरख्तों की कटाई बंद करनी चाहिए।